हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। RS 2023 प्री एग्जाम बेहद नजदीक है। 25-26 दिन बचे हैं। अंतिम समय में आपको टेस्ट देने की अति आवश्यकता है। आपकी हेल्प करने के लिए मुलान एकेडमी एक बेहद ही शानदार टेस्ट सीरीज लेकर आई है, जिसमें आपको 10 हाई क्वालिटी टेस्ट मिल जाएंगे। कैसे एनरोल करना है? तो प्ले स्टोर पे मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद में वहां पे RS सफलता सीरीज नाम से एक कोर्स है, जो मात्र 100 रुपए में आपको मिल जाएगा। यानी 100 रुपए दोगे, 10 हाई क्वालिटी के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। साथ ही 1500 महत्वपूर्ण करंट अफेयर वन लाइनर भी मिल जाएंगे। अच्छा, इन टेस्ट क्या और वन लाइनर है, इनकी वीडियो सॉल्यूशन भी हम लगातार यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्वालिटी आप यहां से चेक कर सकते हो। अब वन लाइनर सीरीज की जो अगला पार्ट है वो शुरू करते हैं। लीजेंड्स क्रिकेट लीग मास्टर्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो जो लीजेंड क्रिकेट लीग मास्टर्स है दोहा में, और दोहा कहाँ है? कतर में आयोजित किया गया। तो जीता किसने? तो एशिया लायंस ने इसे जीता है। किसे जीता है? एशिया लायंस ने इसे जीता है। इतना याद रखना है, लीजेंड्स क्रिकेट लीग का आयोजन दोहा में और विजेता एशिया लायंस है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट श्रृंखला होती है, और इसकी विजेता कौन है? तो ऑब्वियसली इस बार भारत ने इसे जीता है, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रही है। ईरानी कप, ईरानी कप क्या होता है? ईरानी कप जैसे रणजी ट्रॉफी, कोई टीम रणजी ट्रॉफी जीतती है, उसके बाद जो विजेता टीम होती है वो बाकी सारी टीमों से मिला के एक टीम बनती है, उनके खिलाफ मैच होता है। इससे जो भी विजेता होगा वो ईरानी कप विजेता होता है। तो इस बार हमें पता रणजी ट्रॉफी विजेता कौन था? तो मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश और किसके मध्य मैच हुआ? शेष इंडिया के बीच में। लेकिन मध्य प्रदेश और शेष इंडिया का जो शेष इंडिया के मध्य जो क्रिकेट टेस्ट मैच हुआ, इसकी विजेता रही थी शेष इंडिया। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? यशस्वी जायसवाल को। तो ईरानी कप किसने जीता है? शेष इंडिया ने। लेकिन रणजी कप किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने रणजी कप जीता है। IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इसका इस बार 13वां एडिशन था। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इस एडिशन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली का जो KD जाधव इंडोर हॉल है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? एक तो मेरी कॉम, एक फरहान अख्तर। अच्छा, मेरी कॉम तो चलो बॉक्सर है, लेकिन फरहान अख्तर बॉक्सर थोड़ी है, ये अभिनेता है, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ताकि इसको प्रमोट कर सके। भारत ने इस इवेंट में IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 पदक जीते। इन 4 में से 3 थे गोल्ड मेडल। ठीक है, और किस किसने जीते गोल्ड? तो एक तो नीतू गंगस। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि नीतू गंगस का संबंध कौन से खेल से, निखत जरीन का कौन से खेल से, या लवलीना बोरगोहेन का संबंध कौन से खेल से? तो नीतू गंगस बॉक्सर है, 48 kg भार वर्ग में खेलती है। इसके अलावा निखत जरीन ये 50 kg लाइट फ्लाइट वेट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लवलीना आपको पता ही है, असम से है, और ओलंपिक में भी कांस्य पदक लेके आई थी। और यहाँ पे इन्होंने जो वुमेन IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, इनमें गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इस बार किसने जीता है संतोष ट्रॉफी? तो कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी को जीता है। और उप विजेता इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, मेघालय। कर्नाटक ने 5वीं बार इस संतोष ट्रॉफी को जीतने में सफलता प्राप्त की है। अब हमने बात करी निशानेबाजी वर्ल्ड कप की। अब निशानेबाजी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोपाल में। भोपाल भी इंडिया में, मध्य प्रदेश इंडिया में। और भारत ने इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया। यानी पदक टैली में अगर काउंट करते तो पहले नंबर पे तो चीन था, और दूसरे नंबर पे कौन था? अपना प्यारा भारत। अच्छा, भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता था, 1 रजत पदक जीता, 1 5 कांस्य पदक जीते। तो जो गोल्ड मेडल जीता इसमें ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में गोल्ड मेडल जीता सरबजोत सिंह ने। कौन से इवेंट में इन्होंने जीता? तो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसने? सरबजोत सिंह ने जीता है। अब रजत कांस्य याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर पर चाइना रहा था, दूसरे नंबर पर भारत रहा था। भारत ने टोटल 7 पदक जीते, चाइना ने 9 पदक जीते। भारत ने 1 गोल्ड जीता, वो सरबजोत सिंह ने जीता। ठीक है। रानी रामपाल, रानी रामपाल सुर्खियों में रही। क्यों? क्योंकि इनके नाम पे रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम का नाम ही रानी रामपाल के नाम पे कर दिया गया। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही है। ओलंपिक में इन्होंने पदक हासिल किया है। कौन सा? रजत पदक हासिल किया था, क्योंकि फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इनका मैच हुआ था, जिसमें भारत ने नहीं, कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया था। सॉरी, FCF रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया। क्या कर दिया? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ इस स्टेडियम का नाम कर दिया। डी कुकेश का संबंध कौन से खेल से है? तो देखो, एक ग्रैंड मास्टर शतरंज खेलते हैं, और ये सुर्खियों में क्यों रहे? क्योंकि हाल ही में इनको
प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये कौन देता है? तो ये फीडे नहीं, एशियाई शतरंज महासंघ संघ ने इनको ये अवार्ड दिया। किसने दिया है? एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध वैसे खेल से तो नहीं है, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने शतरंज को प्रमोट किया था, इस कारण इनको मैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है, क्योंकि अगस्त के महीने में फीडे शतरंज ओलंपियाड की सफल मेजबानी की थी 2022 में इन्होंने। तो एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, इनको मैन ऑफ द ईयर और प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से डी गुकेश जो ग्रैंड मास्टर है, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा। किसने? एशियाई शतरंज महासंघ ने, जिसे शॉर्ट में हम एसीएफ कह सकते हैं। 26 मार्च 2023 महेंद्रगढ़ हरियाणा में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा ने जीत तो हासिल की, लेकिन किसको हराया? तो ये हिमाचल प्रदेश को हराया था। यानी जो 9वें नंबर की राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी, 9th एडिशन था इस बार, तो इसमें एचपी और हरियाणा के मध्य मुकाबला था। हरियाणा विजेता रहा था और एचपी उप विजेता रहा। ठीक है। 26 मार्च 2023 को बासेल के सेंट जेसल साल एरिना में खेले गए स्विस ओपन बैडमिंटन फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जीत हासिल की। कौन कौन थे? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी, इन दोनों की जोड़ी थी। चिराग शेट्टी एक नाम है, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी एक नाम है। इनकी जोड़ी ने स्विस ओपन 2023 बैडमिंटन जीता, लेकिन किसको हराया? तो चाइना के थे टेन कियांग और रेन जियांग। क्या नाम है? टेन कियांग और रेन जियांग को हराया सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम ने मिलकर। और क्या जीता? स्विस ओपन बैडमिंटन। और कहां पे आयोजित किया गया था? तो बासेल शहर में से आयोजित किया गया था। जापान के नोमी में एशियाई 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रेस वॉकिंग में गोल्ड मेडल लेके आना बड़ी बात है, तो भारत के अक्षदीप सिंह है, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। कहां पे? जापान में आयोजित की गई थी और 20 किलोमीटर की रेस वॉकिंग चैंपियनशिप थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। नाम है अक्षदीप। वर्ष 2023 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने अध्यक्ष के पद पर किसे पुनर्नियुक्त किया है? यानी जो फीफा है, फीफा के अध्यक्ष कौन है? अब फीफा के अध्यक्ष वही पुनर्नियुक्त हुए हैं, तो वही दोबारा चुने जाएंगे। तो क्या नाम है इनका? तो जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो है ये फीफा के अध्यक्ष पुनर्नियुक्त हुए हैं, ये याद रखना है, प्रश्न आ सकता है। फीफा बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी संस्था है। भारतीय पैरालंपिक संघ ने पैरा एथलीटों की सहायता के लिए किन दो संगठनों के साथ समझौता मार्च 2023 में किया? तो पैरालंपिक संघ ने समझौता है कि एक तो मेकर्स हाइव और विलय स्पोर्ट्स के साथ, मेकर्स हाइव और विलय स्पोर्ट्स के साथ पैरालंपिक संघ ने समझौता किया है, ताकि वो पैरालंपिक जो पैरा एथलीट है उनकी आगे बढ़ने में मदद कर सके और इंटरनेशनल इवेंट में पदक लाने में हेल्प कर सके। वर्ष 2023 की फार्मूला 1 रेस के तहत 19 मार्च 23 यानी मार्च के महीने में जो फार्मूला 1 संपन्न हुई थी वो थी जेद्दा में, सऊदी अरब का जो जेद्दा है ना वहां पे। ये जीपी जीती किसने? तो ये सर्जियो पेरेज ने जीती है। किसने? सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज का संबंध मैक्सिको से है, लेकिन ये कौन से टीम के लिए खेलते हैं? तो रेडबुल के लिए खेलते हैं। किसके लिए? रेडबुल के लिए। तो जेद्दा जीपी किसने जीती है? सर्जियो पेरेज ने जीती है। इनका संबंध मैक्सिको से और ये रेडबुल टीम के लिए खेलते हैं। 4 मार्च 2023 को उर्मिया कहाँ है? तो उर्मिया ईरान में है। यहाँ पे जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप हुआ, तो भारत और किस देश के मध्य फाइनल मुकाबला हुआ? तो ये मोस्टली कबड्डी के जो भी इवेंट्स होंगे ना उसके फाइनल में एक तो पहुंचेगा भारत, एक पहुंचेगा ईरान मोस्ट ऑफ द केसेस में, और जीतेगा बाद में भारत। यानी कबड्डी में अधिकतर जो इवेंट्स होते हैं वो भारत जीतता है और फाइनल में दूसरी टीम आती है हमारे सामने, वो आती है ईरान। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है मार्च के महीने में, तो इनका नाम है टिम पेन। क्या नाम है? टिम पेन ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान भी रहे हैं। आईसीसी ने फरवरी 2023 का आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, तो आईसीसी ने कॉन्सेप्ट शुरू किया, हर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ देते हैं। तो फरवरी 2023 का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड से दिया गया है, तो ये एस्ले गार्डनर को दिया गया है। एस्ले गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है उनको दिया गया है। लेकिन पुरुषों में ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो हैरी ब्रूक इंग्लैंड के क्रिकेटर है, इनको फरवरी महीने का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। साकिर बहरीन में संपन्न हुआ फार्मूला 1 रेसिंग। अब बहरीन जीपी की बात करें तो बहरीन जीपी किसने जीती है? तो बहरीन जीपी जीती है मैक्स वेस्टरपन ने। मैक्स वेस्टरपन ने, ये नीदरलैंड से संबंधित है लेकिन ये भी रेडबुल के।
अच्छा, ये सर्जियो पेरेज भी रेडबुल टीम से खेलते हैं, मेक्सिको के हैं, और वेस्टरपन नीदरलैंड के हैं, लेकिन रेडबुल टीम से ही खेलते हैं। मार्च 2023 में हॉकी इंडिया ने किसे भारतीय हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया है? अब हॉकी टीम का हेड कोच कौन है? तो क्रेग फुलटन है, इनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया। किसे? क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। भारत की त्रिकूट खिलाड़ी जिस पर राष्ट्रीय मतलब इनको डोपिंग का दोषी माना गया और 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो क्या नाम है इनका? ऐश्वर्या बाबू। ऐश्वर्या बाबू है, इनको डोपिंग का दोषी करार दिया गया है और 4 साल का बैन इनके ऊपर, 4 साल का बैन आरोपित इनके ऊपर किया गया। फीफा वर्ल्ड कप खिताब और 100 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर, यानी फीफा का खिताब तो जीता है हाल ही अर्जेंटीना टीम ने, जैसे कि कल के वीडियो में हमने बात करी कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। अब ज़्यादातर खिताब भी जो फीफा के जो अवार्ड्स थे वो ज़्यादातर अर्जेंटीना ने जीते, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले और फीफा वर्ल्ड कप खिताब प्राप्त करने वाले दोनों फुटबॉलर, ऐसे इवेंट प्राप्त करने वाला एकमात्र बंदा है वो लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। और इनका संबंध कौन से देश से? अर्जेंटीना से। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 20वीं राष्ट्रीय स्तरीय पुरुष और महिला पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी थे, उन्होंने 107 किलोग्राम भार वर्ग में 146 वजन उठा लिया और रजत पदक जीता। तो एक तो पैरा पावर लिफ्टर है, क्या है? पावर लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, और इनका नाम है मिलन श्रीवास्तव। इनका संबंध कौन से जिले से है? तो राजस्थान का जो जोधपुर जिला है उससे इनका संबंध है, यहाँ से संबंधित है मिलन श्रीवास्तव। ठीक है। दीपक मोहंती। दीपक मोहंती चर्चा में है, क्यों? क्योंकि इनको पीएफआरडीए का नया अध्यक्ष बनाया गया। पीएफआरडीए पब्लिक फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये संस्था है, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले आरबीआई के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं और पीएफआरडीए के सदस्य भी ये रह चुके हैं। तो दीपक मोहंती का संबंध पीएफआरडीए से रिलेट करना है आपको। एस दुबे। एस दुबे ये भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नियुक्त हैं। कौन हुए? भारत के नए महालेखा नियंत्रक ये एस दुबे हैं। ये 28वें नंबर के सीजी हैं। कितने नंबर के सीजी हैं? तो 28वें नंबर के। सीजेआई अलग है, सीजेए अलग है, ये सीजेए है। ठीक है। और सीएजी अलग होता है। ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी है। माधव कौशिक। माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बनाए गए। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष माधव कौशिक है। कौन है? माधव कौशिक। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रोफेसर कुमुद शर्मा है, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष तो माधव कौशिक हो गए, ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा। ठीक है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो साहित्य अकादमी इसकी उपाध्यक्ष किसी महिला को चुना गया। अब साहित्य अकादमी की बात करते तो इसकी स्थापना 1954 में हुई। कब हुई? 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर, जैसा कि हमने बताया, इसका हेडक्वार्टर अपना न्यू दिल्ली में है। और साहित्य अकादमी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन रहे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष भी थे। स्थापना कब हुई? स्थापना 1954 में हुई। रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला भी सुर्खियों में, क्योंकि इनको हाल ही में सीमा सशस्त्र बल, जिसे हम एसएसबी कहते हैं, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कोई महिला एसएसबी के महानिदेशक पद पे पहुंचे तो ये दूसरी महिला है। इनसे पहले जो अर्चना रामसुंदरम थी, ये एसएसबी की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी है। रश्मि जी है, ये 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी है और ये खुफिया विभाग की प्रमुख से पहले ही रह चुकी है। और एक मामले में इनका नाम बड़ी सुर्खियों में आया था, जो महाराष्ट्र का फोन टेपिंग मामला था, उसमें इनका नाम सुर्खियों में रहा था। अगर एसएसबी की बात करें, सशस्त्र सीमा बल की बात करें, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई और उद्देश्य क्या था? नेपाल और भूटान है उसकी सीमा की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था। और ये गृह मंत्रालय के तहत 7 सुरक्षा बलों में से एक है, जैसे सीआरपीएफ, जैसे सीआईएसएफ है ना, बीएसएफ, इनमें से ही एक क्या है? एसएसबी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो एसएसबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। जी कृष्ण कुमार। जी कृष्ण कुमार, इनको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, बीपीसीएल जिसे हम कहते हैं, उसका एमडी और चेयरमैन चुना गया है। मार्च के महीने में नियुक्ति दी गई। तो बीपीसीएल एक महारत्न कंपनी है। बीपीसीएल क्या है? महारत्न कंपनी है।
अच्छा, कुछ रिफाइनरीज है, प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार आता है कि इस रिफाइनरी का संचालन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, कौन सी कंपनी करती है। तो बीपीसीएल करती है किस किस का, एक तो मुंबई का, एक बीना का, एक कोच्चि, एक नुमालीगढ़। ये 4 रिफाइनरियों का संचालन कौन कर रही है, बीपीसीएल कर रही है। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल, ऑयल इंडिया और असम सरकार की हिस्सेदारी, यानी बीपीसीएल की हिस्सेदारी 61.65% है, ऑयल इंडिया की 26% है और असम सरकार की 12.35% हिस्सेदारी है। किसमें हम बात कर रहे हैं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी की। ललित कुमार गुप्ता को हाल ही में सीसीआई का एमडी और चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसका, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय कपास निगम जिसे हम कह सकते हैं, उसका एमडी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ललित कुमार गुप्ता को। अच्छा, इस संस्था की स्थापना 1970 में की गई और हेडक्वार्टर कहाँ है, सीसीआई का या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में। के कृतिवासन इनको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे हम टीसीएस कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है, टीसीएस ही है। तो इसका सीईओ नियुक्त किया गया है के कृतिवासन को। और टीसीएस का मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। राजीव सिंह सुर्खियों में रहे क्योंकि भारत के औषधि महानियंत्रक इनको बनाया गया है। औषधि महानियंत्रक, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, किसे नियुक्त किया गया, राजीव सिंह को। श्रेया घोड़ावत जी ये सुर्खियों में रही, क्यों, क्योंकि ये सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त की गई है। एक कैंपेन है सी चेंज क्लाइमेट, इसके लिए भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है, श्रेया घोड़ावत को। और जलवायु उद्यमी है, जलवायु क्षेत्र में काम करती है और इसीलिए इनको सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अरुण सुब्रमण्यम, ये न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय जज है, यानी न्यूयॉर्क के कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन है, अरुण सुब्रमण्यम। और तेजल मेहता है, वो मैसाचुसेट्स प्रांत की जिला अदालत की पहली न्यायाधीश नियुक्त हुई है। कौन नियुक्त हुई है, तेजल मेहता। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया हरिद्वार उत्तराखंड यानी योगी की नगरी में। कब, मार्च के महीने में आयोजित किया गया। उद्घाटन किसने किया, संजीव बालियान ने। और संजीव बालियान क्या है, कौन से किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो केंद्रीय राज्य मंत्री है मत्स्य बौद्ध विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के ये राज्य मंत्री है। तो इतना ध्यान नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना है कि पशु चिकित्सा और आयुर्वेद विषय पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो हमारा उत्तर होगा हरिद्वार उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक आयोजित की गई। G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो ये भारत में आयोजित की गई। भारत में भी कहाँ, तो भारत में सिक्किम का जो कैपिटल है कौन सा, गंगटोक, वहाँ पे G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक का आयोजन किया गया। अगर सिक्किम की बात करें तो दुनिया का ऐसा पहला राज्य है जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती करता है, यानी पूरी दुनिया में पहला राज्य ऐसा है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। और लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सिक्किम को दुनिया के पहले जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र दिया गया है। दुनिया के पहले जैविक प्रदेश होने का प्रमाण पत्र किसने दिया है, वर्ल्ड बुक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये लंदन की एक संस्था है, इसने इनको ये अवार्ड दिया है। साथ ही जैविक प्रदेश तो है ही है सिक्किम, साथ ही अपराध मुक्त प्रदेश और अच्छे प्रशासन वाला राज्य भी सिक्किम को माना जाता है, क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शानदार है और यहाँ पे अपराधों की संख्या नॉमिनल है या न के बराबर है ही नहीं। 23वां अंतर्राष्ट्रीय विदेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 5 से 9 मार्च को इसका आयोजन गोवा में किया गया और इसका उद्घाटन किया गया था। गोवा के पूर्व राज्यपाल है श्री एस श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा के राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिल्लई है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रमंडल का जो विधि सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया। राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन आयोजन गोवा के अंदर किया गया। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, तो भारत आसियान का व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ये भारत में नहीं हुआ, कहाँ पे हो, कोलालमपुर मलेशिया कैपिटल है। मार्च के महीने में इसका आयोजन किया गया। प्रश्न बनेगा कि भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, हमारा उत्तर होगा कोलालमपुर में किया गया। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण भारतीय नौसेना और इंग्लैंड नौसेना के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ, अरब सागर के कोंकण तट पे हुआ। अभ्यास लापेरल में भारतीय नौसेना ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के अलावा कौन कौन सी नौसेना ने भाग लिया, रॉयल ऑस्ट्रेलिया, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी मेरीटाइम और यूनाइटेड यूएस वाली, जो मतलब क्वाड जो कंट्रीज है उनकी जो नौसेनाएं हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। साथ में फ्रांसीसी नौसेना भी भाग ले रही है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो जहाजों ने भाग लिया, तो आईएनएस सह्याद्री है एक आईएनएस ज्योति है, इन्होंने भाग लिया। आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस ज्योति। अगर आईएनएस सह्याद्री की बात करें तो ये अत्याधुनिक हथियारों से और सेंसरों से सुसज्जित एक स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित
गाइडेड मिसाइल टील्थ ब्रिगेड मध्यम युद्धपोत है, मध्यम श्रेणी का युद्धपोत है जो गाइडेड मिसाइल इस पे रखी जा सकती है और स्वदेशी रूप से डिजाइन किया हुआ है। ये आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है, INS सह्याद्री। और ये जो सामने दूसरा वाला चित्र दिख रहा है, ये किसका चित्र है, ये है INS ज्योति। ये एक जलपोत टैंकर है और भारतीय नौसैन्य बेड़े को समुद्र में लंबे समय तक ईंधन प्रदान करने में सक्षम है, यानी इसमें ईंधन रखता है। बाकी जो ईंधन क्या काम आता है, जो हमारी नौसेना है उनको ईंधन के लिए काम आता है। बाकी आज के वीडियो तक यहीं तक रखते हैं। अभी प्ले स्टोर पर जाए, मुलान एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और आर्य सफलता सीरीज में बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, अच्छे टेस्ट देके आप अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हो कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। काफी टफ बनाई हुई है, सरल नहीं बनाई हुई है। तो अभी जाओ प्ले स्टोर पे और यहाँ पे मुलान एकेडमी एप्लीकेशन, और यहां से आप मुलान एकेडमी एप्लीकेशन में जाके आर्य सफलता सीरीज में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।